नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। साइंस की सीरीज में आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझते हैं। इससे संबंधित देखिए, गुरुत्वाकर्षण की जब भी बात आती है तब हमारे दिमाग में दो चीज़ें उभर कर आती हैं। एक तो ये आता है कि ये न्यूटन का नियम है, दूसरी बात ये आती है कि ये पृथ्वी से संबंधित है, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ही संबंधित हो। एक्चुअली होता क्या है कि न्यूटन ने क्या किया था कि न्यूटन ने देखिए 1686 में के आसपास इन्होंने देखिए एक किताब इनकी पब्लिश हुई थी, द प्रिंसिपिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते द प्रिंसिपिया। वैसे इसका जो नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, मतलब कि प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी न्यूटन की एक किताब का नाम है, जिसे द प्रिंसिपिया के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि दुनिया में कोई भी दो कण है, जैसे ए है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। दुनिया में कोई भी दो कण हैं तो ये एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। ये ए बी को अपनी ओर खींच रहा है, बी ए को अपनी ओर खींच रहा है। हमेशा एक दूसरे पर ये बल लगा रहे हैं और अपनी ओर एक दूसरे को खींचते रहते हैं। हम और आप बैठे हुए हैं तो हमारे आपके बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है। आप हमको अपनी ओर खींच रहे हैं, हम आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये हमेशा दो चीज़ों में क्या होता है, एक प्रकार का खिंचाव बल लगता रहता है। इसे न्यूटन साहब ने बताया। और इसी बल को, ये बल सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह, हर चीज़ों में, हर परिस्थिति में वर्क कर रहा है। तो इसी बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण का मतलब ही होता है खिंचाव, ठीक है। तो न्यूटन ने ये प्रतिपादित किया था इस नियम को और इस रूल को, और उन्होंने ही बताया था दुनिया में कोई भी वस्तु हैं उनके बीच में हमेशा एक खिंचाव बल काम कर रहा है, एफ और एफ। ये बल होता क्या है, इस बल का परिमाण क्या होता है, किस तरह से इस बल की गणना होती है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, जो भी दो चीज़ें हैं जिनके बीच में ये बल काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m1, दो वस्तुएं हैं तो एक का द्रव्यमान m1 होगा तो एक का द्रव्यमान क्या होगा, m2 होगा। तो ये और एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर भी तो दोनों रखी होंगी। जैसे हम हैं और आप हैं, हमारा द्रव्यमान m1 है, आपका द्रव्यमान m2 है। तो हम और आप एक दूसरे से कुछ दूरी यहाँ पर बना के रखे हैं, तो हमने इस दूरी को ले लिया r। तो न्यूटन साहब ने बताया कि ये जो बल है, ये बल बेसिकली क्या होता है, उन वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उन वस्तुओं का, जो दो वस्तुएं होती हैं उनका कितना द्रव्यमान है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि ज़्यादा द्रव्यमान है तो बल ज़्यादा काम करेगा, कम द्रव्यमान है तो बल कम काम करेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो आकर्षण बल हम दोनों के बीच में वर्क कर रहा है, ये हमारे और आपके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और दूसरी बात ये है कि ये बल क्या है, जो दूरी है हमारे आपके बीच की, जो दूरी है उस दूरी के, यानी कि दूरी हमने r लिया है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब कि हमारे और आपके बीच में जितना ज़्यादा दूरी होगी उसका उतने गुना बल कम लगेगा, यानी कि उतना का स्क्वायर करेंगे तब जाके उतना बल कम हो जाएगा। तो कुल मिला के दूरी जितना वस्तुओं के बीच में बढ़ेगी बल का मान कम होता जाएगा। पास पास वस्तुएं हैं, बल ज़्यादा काम करेगा, दूर जाएंगे तो वहाँ पर बल क्या हो जाएगा, कम काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये दो कंडीशन में बल बनता है। तो ये बल जो होता है F प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2 अपान r स्क्वायर, m1 m2 अपान r स्क्वायर ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो बना, यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, जो उन्होंने कहा कि दो वस्तुओं के बीच में ये कार्य करता है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा संबंध।
ठीक है, सामने सामने संबंध। तो ये हटेगा तो यहाँ कोई इक्वल लगेगा, बराबर लगेगा। जब बराबर लगेगा तो एक नियतांक जुड़ता है जिसे कैपिटल जी कहते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसे कैपिटल जी कहते हैं, और इस कैपिटल जी का अपना एक मान होता है। इसे हम लोग कहते हैं, जो ये नियतांक जुड़ा ये जी, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस जी को ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। नियतांक मतलब जिसका मान नियत हो, नियतांक नियत हो अंक जिसके, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो जी का मान हमेशा जहाँ फिक्स रहेगा तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। इसमें हम देखिए, हमने क्या देखा कि ये एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m2 है, ये एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं। तो जो इनके बीच में जो बल काम करता है, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है, इनके बीच में जो बल काम करेगा, इनके बीच की जो ये दूरी होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल बनेगा m1 m2 अपान r स्क्वायर, या हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक नियतांक लगेगा जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान कभी ना बदले, ये जी है। जी की अपनी वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम अभी देख रहे हैं कि क्या उसकी वैल्यू होती है। देखिए एक्चुअली ये दिमाग में न्यूटन के कब आया, दिमाग न्यूटन क्या थे, एक बार एक सेब के पेड़ के पास बैठे थे तो उनके दिमाग में उनके पास एक सेब आके गिरता है। तो जब सेब गिरता है तो उनके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि यार हर चीज जो होती है नीचे ही गिरती है। देखे तो बहुत लोग थे ना कि हर चीज नीचे गिरती है, लेकिन आइडिया किसके आया है, उन्हीं के दिमाग में आया। तो उनको लग गया हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है। तो इस आधार पर उन्होंने ये बाद में जाके कुछ प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि हर चीज क्या होती है, एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगा रही है, खिंचाव बल लगा रही है, जिसके कारण ऐसा ये हो पा रहा है। ठीक, तो ये चीज तो यहाँ है। तो ये आ गया फार्मूला कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। इसी में अगर हम और चीज़ों को देखें, इन सब चीज़ों को तो हम देख चुके हैं, और अगर चीज़ों को यहाँ पर देखा जाए तो इस g की वैल्यू क्या होगी और g का मात्रक क्या होगा, जो पूछा जाता है। बेसिकली आपसे फार्मूला ज़्यादा नहीं पूछेगा कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, बेसिकली आपसे पूछेगा कि ये g क्या है, g की वैल्यू क्या होती है। तो हमने बताया कि भैया जो F हमने निकाला जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, इसमें हमने बताया कि g एक नियतांक है, g क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं m1 और m2 एक दूसरे के बराबर हो, अर्थात इनकी वैल्यू 1 किलोग्राम हो, अगर हम दोनों पिंडों के द्रव्यमान को बराबर कर दें और इनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम ले लें और इनके बीच की दूरी 1 मीटर ले लें, तो ऐसी स्थिति में F इक्वल टू जी बनेगा, क्योंकि m1 m2 एक हो गया, r भी एक हो गया। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक वह बल होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है, क्योंकि g बराबर F आ गया ना। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है जो दो एकांक द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में, जो एकांक दूरी पर स्थित होते हैं, कार्य करता है। मतलब 1-1 किलोग्राम वाली वस्तुओं के बीच में जो एकांक दूरी पर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर रखी है, इनके बीच काम करता है। यही बल ही ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एक्चुअली इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, देखिए जी की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें तो देखिए जी की वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर F के साथ जाके गुणा हो जाएगा, F r स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 इसके अपान में चला जाएगा, m1 m2। तो अगर इसका हम मात्रक निकालेंगे, F क्या है, फोर्स है, फोर्स है तो न्यूटन होगा, r क्या है, दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m क्या है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसका मात्रक चर्चा में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। वैल्यू क्या होती है जी की, तो जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और यही मात्रक चिपका दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ है जो जी की वैल्यू है। कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे
जिन्होंने सबसे पहले जी पर काम किया था सार्वत्रिक नियतांक पर, और प्रयोग के आधार पर इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश किए थे। तो कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर काम किया था। इनका पूरा नाम हेनरी कैवेंडिश था और 1797 में ये प्रयोग किए थे। 1797 में हेनरी कैवेंडिश, हेनरी और कैवेंडिश, तो कैवेंडिश थे। इन्होंने जी के इस मान पर वर्क किया था, प्रयोग के आधार पर इसे बताने की कोशिश किए थे। देखिए कुछ बातें यहाँ पर आपको जी के बारे में समझना पड़ेगा कि जी का मान किस पर निर्भर करता है। भाई जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, इन वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अब देखिए हम लोग व्यवहार में क्या करते हैं, व्यवहार में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू माइनस में है, -11 है। तो हम आप व्यवहार में इस अनुभव को नहीं देख पाते हैं, ना आप समझ पाते हैं ना हम समझ पाते हैं। हमको लगता है यार ये कैसी बात कर रहा है कि एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। भाई लगता है, लेकिन इसकी वैल्यू तो देखो -11, 10 पावर -11 है, 0.00000 करके आएगा, तो इतना कम फोर्स हमको महसूस नहीं होगा। तो लेकिन जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगहों पर हमको बल देखने को मिलता है। उसी बल के कारण, इसी के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है। पृथ्वी का गुरुत्व बल, तो ये देखिए उसी बात की हम फिर से बोल रहे हैं। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने कहा कि भाई दो वस्तुओं ले लो जिनका द्रव्यमान m है, m1 है और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये बल क्या है, ये बल है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए ठीक है, उन्होंने ये बात कहा और ये कहा कि अगर हम इसी में से एक वस्तु पृथ्वी ले लें और दूसरी वस्तु कोई भी ले लें, ठीक है, एक वस्तु हो गई पृथ्वी, दूसरी कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी के सापेक्ष यही बल जो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगता है, तो इसी बल को हम लोग कह देते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगा के अपनी ओर खींचती है, किसी भी वस्तु पर जो भी बल लगाएगी अपनी ओर खींचने के लिए, अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए, इस बल को ही गुरुत्व बल कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक सेब पेड़ से गिर रहा है, तो अब ये धरती क्या करे, इसको अपनी ओर खींच रहे, तो जो बल लगाई, ठीक है, वही बल ही क्या होता है, गुरुत्व बल होता है। हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वह ऊपर जाता है, ऊपर जाके वह फिर से धरती की ओर लौट आता है, तो यही होता है गुरुत्व बल। ठीक है, अब जब कोई वस्तु धरती की ओर गिरता है, तो जैसे जैसे धरती की ओर आता है वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसकी स्पीड, जैसे यहाँ पर देखिए सेब गिरा, जितना नीचे आएगा धरती के उतना ही, जितना करीब आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। हर सेकंड इसके वेग में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। तो प्रति सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि ही तो त्वरण होता है। त्वरण हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी समय के अनुसार जो वेग में परिवर्तन होता है इसी को त्वरण कहते हैं। तो कोई वस्तु धरती से कुछ ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से लटकी है, अचानक से छोड़ दिया गया, तो जितना नीचे आएगा उसके वेग में लगातार वृद्धि होगी, लगातार वेग बढ़ता जाएगा सेकंड पर सेकंड दर सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि इसी को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक गेंद को ऊपर से छोड़ा गया तो नीचे की ओर आएगी, तो इस जितना नीचे आएगी धरती की जितना करीब आएगी उतना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही है गुरुत्वीय त्वरण, जो वेग में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही कंडीशन है। तो ये सब चीजें हैं जो पृथ्वी को गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ फार्मूले द्वारा समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है,
हमारे पास यहाँ पर एक ये पृथ्वी है, हमने कहा ये पृथ्वी है, और यहाँ पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। अब ये क्या कर रही है, धरती की ओर आ रही है, ये धरती की ओर आ रही है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल यम ले लेते हैं, इनके दूरी को हम त्रिज्या के साथ आर ले लेते हैं, धरती की त्रिज्या के साथ। तो यहाँ पर जो बल लगेगा एफ इक्वल टू जी, पृथ्वी का द्रव्यमान और इस वस्तु का द्रव्यमान बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी जब किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उसके भार के बराबर बल काम करता है। नीचे की ओर जो बल काम करता है उसका भार यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, कोई भी वस्तु है बैठा है तो उसका द्रव्यमान नीचे कितना काम करेगा, उसका भार, उसका बल कितना काम करेगा, उसके भार के बराबर बल काम करेगा, mg क्या होता है, किसी वस्तु का भार होता है। पृथ्वी जब गुरुत्वीय त्वरण उस द्रव्यमान में लगा देती है तो वही भार हो जाता है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी ने इस वस्तु पे जाके फोर्स लगाया तो यहाँ पे जो उसका भार काम किया mg इक्वल टू हो गया g यम स्मॉल यम अपान आर स्क्वायर। अब देखिए ये यम कौन सा है, ये वस्तु का द्रव्यमान वाला है, तो ये और ये वस्तु का द्रव्यमान वाला कट गया, तो कट गया तो क्या बचा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। ये जी और जी में रिलेशन होता है, जी एंड जी में रिलेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्मॉल एम है वो कट गया, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान गायब हो गया इस फार्मूले में। इसका मतलब क्या है कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है इसका मान किसी भी तरह से वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी अलग अलग वस्तुएं हों, ठीक है, एक वस्तु इतना है, एक वस्तु, इनका द्रव्यमान मान लो m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, एक छोटी एक बड़ी है, एक समान ऊंचाई से अगर धरती की ओर स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाएंगी तो ये जो धरती का जो गुरुत्वीय त्वरण इस पे लगेगा वो इनके साइज पर और इनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि दोनों को बराबर वेलोसिटी से अपनी ओर खींचेंगी और दोनों साथ साथ धरती पे गिरेंगी, तो द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते होना क्या चाहिए, वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, वायु का अगर प्रतिरोध, क्योंकि वायु देखिए जब एक बड़ी वस्तु होगी तो उस पर हवा का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, नीचे से हवा उस पर ज्यादा दबाव डाल पाएगी ऊपर की ओर, जिससे उसकी स्पीड कम या ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। ऊपर से ज्यादा दबाव पड़ेगा तो नीचे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन बाकी सिचुएशन में क्या होता है कि वस्तु के द्रव्यमान पर जी निर्भर नहीं करता है, जो ये इस फार्मूले से ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो अलग अलग किसी भी द्रव्यमान की वस्तुएं ले लीजिए और वो अगर एक साथ छोड़ी जाएंगी तो वह क्या होंगी कि वह एक साथ ही धरती पर गिरेंगी। ठीक, तो ये बात हो गई। चलिए इसमें एक चीज समझते हैं, अगर मान लेते हैं धरती है, ठीक, धरती से देखिए आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे, ठीक है, जितनी ऊंचाई पे जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, जी का मान घटता जाता है। वो होता क्या कि इसका एक फार्मूला होता है, हम सिद्ध कर लेते हैं फार्मूले के बेस पर। तो यहाँ देखिए ये जी या किसी ऊंचाई पर जो जी है ये वैसे नॉर्मल सतह पे जो जी होता है उसमें से यहाँ देखिए 2h/r घट जा रहा है, जितनी ऊंचाई पे जा रहा है उसका दुगना के हिसाब से घट जा रहा है। तो देखिए किसी भी पृथ्वी तल से अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान कम है, वैसे नॉर्मल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान, नॉर्मल स्थिति में 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं जी का मान कम हो जाता है, जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तब भी जी का मान कम होता है, वही इस फार्मूले d/r यहाँ पर होता है। वहां पर ऊंचाई पे जाने पर 2h/r की कमी आती है और गहराई में जाने पर जितनी गहराई में जाओगे, ये जैसे इतनी गहराई में गया इतना डेप्थ में, तो d/r
इतने की कमी हो जाती है। तो सतह पर देखिए, सतह पर जी का मान ज्यादा होता है, यहाँ पर कोई वस्तु है तो यहाँ पर जी का मान ज्यादा होगा। ऊपर जाओगे वस्तु को ले जाओगे तब भी जी का मान कम होगा, गहराई में जाओगे तब भी जी का मान का होगा। केंद्र पर क्या होता है, सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है। इसलिए किसी वस्तु का जो भार होता है एम जी का मान 0 हो गया तो पूरा 0, तो भार यहाँ पे शून्य महसूस होता है। सेंटर पर पृथ्वी के केंद्र में जो भार होता है वो 0 हो जाता है। द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं उसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केंद्र पे जाने पर जी का मान एकदम शून्य हो जाए। एक क्वेश्चन बता कि अगर पृथ्वी के बीचों बीच में इस तरह से एक छेद कर दिया जाए तो एक बॉल डाला जाए तो बॉल कहाँ जाएगी, इस पार से उस पार चली जाएगी? नहीं भाई, इस पार से उस पार नहीं जाएगी, बल्कि इसी में क्या होगी, बार बार चक्कर लगाएगी, वो ग्रेविटी के कारण। ठीक है, सतहों पर ग्रेविटी ज्यादा होती है लेकिन फिर क्या होता है, अंदर की ओर खींच लेता है, तो ये बार बार वही चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो ये चीज है। देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं मास एंड वेट, जो अभी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, तो ये वस्तु जिस चीज का बना हुआ है, जिस भी पदार्थ का है, उस पदार्थ की कितनी मात्रा इसमें मिली है। ठीक है, मान लीजिए ये लोहे की है, तो लोहे की जो मात्रा है, लोहे की कितनी मात्रा है, उस मात्रा को ही इसका द्रव्यमान कहते हैं। यानी जो पदार्थ मिला हुआ है उस पदार्थ का परिमाण कितना है, परिमाण का मतलब वो मात्रा। जैसे एक पेन बनी हुई है तो उस पेन में कितना पदार्थ सम्मिलित है, उस पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान सीधी सी बात है कि उसकी मात्रा, जितना मटेरियल उसमें मिला हुआ किसी चीज को बनाने में, ठीक है, कितना मटेरियल यूज हुआ है, वही उसका द्रव्यमान है। ठीक है, लेकिन वेट क्या होता है, वेट का मतलब होता है भार। भार जो होता है, पृथ्वी क्या करती है, ये पृथ्वी है, ये यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको जिस बल से अपनी ओर खींचेगी, F बराबर यम जी, वही उस वस्तु का भार होता है। अर्थात किसी वस्तु का भार ही पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया बल है। जितना इसका भार है पृथ्वी उतना ही बल लगा के इसको अपनी ओर खींचती है। तो भार जो निकलता है उस वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना होगा उसमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तब जाके भार निकलेगा। द्रव्यमान मतलब मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी है उसमें, यम केवल, लेकिन जब उसे यम में पृथ्वी अपना त्वरण लगा देगी तो यम जी बन जाएगा। जब यम जी बन जाएगा तो भार निकल आएगा। तो ये भार और द्रव्यमान में अंतर समझोगे। द्रव्यमान हर जगह एक ही रहेगा, चाहे सतह पे ले जाओ, ऊंचाई पे द्रव्यमान, तब भी मात्रा चूंकि वही रहेगी। ठीक है, अंदर ले जाओगे तब भी मात्रा तो वही रहेगी ना। एक पेंसिल को अंदर लेके तो पेंसिल में जितना मटेरियल है वो तो यहाँ भी उतने रहेगा, यहाँ भी उतने रहेगा, बदल नहीं गया, तो मात्रा वही रहेगी। लेकिन भार क्या होगा, उस पेंसिल का भार अलग अलग जगह पर, ऊपर जाओगे तो जी का मान कम होता जाएगा, जितने ऊपर जाओगे तो यहाँ पर जी का मान कम होता जाएगा, पेंसिल का भार कम होता जाएगा। गहराई में जाओगे तब भी जी का मान कम होता जाएगा। यहाँ पर केंद्र पे 0 हो जाएगा जी का मान, तो भार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान और भार यही है। भार क्या है कि पृथ्वी जिस बल से भी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है वह उसका भार हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे इसमें एक टॉपिक आ क्या है, प्लेनेट। प्लेनेट जो है प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। प्लेनेटाई, प्लेनेटाई का मतलब होता है घूर्णन। घूर्णन, घूर्णन का मतलब होता है घूमना। घूमना मतलब होता है चक्कर लगाना। जैसे सूर्य का चक्कर, जो पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जो पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, बेसिकली है क्या, बहुत समय पहले अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत थे। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि पूरा जो ब्रह्मांड है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कुछ लोग मानते थे कि पूरा जो ब्रह्मांड है, देखिए बीच में क्या है, पृथ्वी है, इसके चारों ओर बाकी चीजें सूर्य वगैरह सब चक्कर लगाती हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया, उसको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जिसमें यह माना गया
कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सब चीजें इधर उधर हैं, उनके चारों चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी को ही मुख्य माना गया। तो भू केंद्रीय सिद्धांत बताया गया इसे। इसमें प्रमुख रूप से जो है भू केंद्रीय सिद्धांत में आज से लगभग 2000 साल पहले टालमी महोदय ने इसके बारे में बताया था। 2000 साल ईसा पूर्व, ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व, आज से ईसा पूर्व ने, आज से 2000 साल पहले इन्होंने बताया कि सब पृथ्वी केंद्र में होता है, बाकी चीजें इसका चक्कर लगाते हैं। बहुत से भारतीय लोग भी इसके बारे में यही चीज कहे कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनके भारतीय एक व्यक्ति थे जिन्हें आर्यभट्ट कहा जाता है। लगभग 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट के नाम के एक व्यक्ति हुए भारतीय परिवेश में। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सूर्य सिद्धांत, एक इनकी पुस्तक है, इन्होंने बताया कि देखिए ऐसा, इन्होंने अपने शोध में बताया कि देखिए ऐसा नहीं है, सूर्य जो है केंद्र में है, बाकी चीजें इसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। तो जब इन्होंने सूर्य को केंद्र में रखा तो इसको कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इसे कहा गया, सूर्य केंद्रित अवधारणा के नाम से इस चीज को जाना गया। तो आज हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, सेंटर में है, बाकी यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं ये सब क्या है, धरती का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम प्लेनेट के बारे में और आगे पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको देखिए साइंस में मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।